और राज ठाकरे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राज ठाकरे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने वक्त दिया हमें। क्या कहेंगे, ये आप सीढ़ी उसी तरह चढ़ेंगे कल और परसों के बीच में जैसा कि आपने सोचा है, या फिर कुछ और होने वाला? नहीं, देखिए, मैंने जैसे मैंने अपनी पार्टी बनाई, जिस तरह से एक नया लुक, नई सोच, नई चीज़ देने की मैंने जो कोशिश की, और इससे एक चीज़ तो सामने आ रही है कि जो वोटर है लेकिन कभी वोटिंग के लिए जाता नहीं, वो वोटर बहुत ही आगे आ रहा है, पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। यानी मेरी जितनी पब्लिक मीटिंग हुई अभी, जहाँ कहीं भी, मुंबई में, ठाणा में, पूना में, नासिक में, हर जगह में, जो चेहरे मैंने आज तक कभी देखे नहीं थे वो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे सामने, और ख़ास करके औरतें, महिलाओं का जो इसमें सहभाग जो है वो बहुत ही बड़ा दिख रहा है मुझे आज। हर जगह पे जो कोशिश करनी चाहिए थी, एफर्ट्स लेने चाहिए थे, वो तो मैंने 100% लिए हर जगह पे। जो आपने पार्टी बनाई, आपने इतनी सोच डाली, आपने इतना आपने सोचा, इतना काम किया आपने फ्लैग के ऊपर, अलग अलग कलर्स के ऊपर। जी, हमें याद है कि हम लोग यहीं पर आए थे और आपसे बातचीत करी थी। सिंबल के बारे में भी आपने ज़रूर सोचा होगा उस वक्त? नहीं, कुछ मैंने नहीं सोचा था उस वक्त। क्या था कि मुझे वो जो बेसिक प्रोसेस जो है, क्योंकि मेरे लिए ये नई चीज़ थी, और अगर आपने सिंबल देखे होंगे, फ्री सिंबल्स, तो एक एक ऐसे सिंबल्स हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या सिंबल्स हैं। लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर बनाने में मेरा ज़्यादा समय गया इन सारे दिनों में। ये लास्ट 2 महीने हुए, उस वक्त से मैंने सोचना शुरू कर दिया, और उस वक्त एक पॉजिटिव सिंबल उन सारी इसमें सिर्फ ये रेलवे इंजन ही था, बाकी जी जी। और आपके काफ़ी सारे वोटर हमें दिख रहे हैं वहाँ शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेलते हुए इस वक्त। एक टाइम पर आप भी क्रिकेट खेला करते थे वहाँ पे। Which team did you play for? You played for your school or did you? टीम नहीं, यहाँ पे हमारे वो अन्ना वैद्य मेरे उसमें गुरु थे, तो उनके नेट पे मैं जाता था। But did you ever think of being a cricketer? नहीं, सोचा था नहीं, क्रिकेट खेलने? तो उस उम्र की एक बात होती है, तो उस वक्त। अभी भी क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं? नहीं, कमेंट्री वगैरह नहीं सुनता, कभी कभार सचिन खेल रहा हो तो देख लेता हूँ। ये कहा गया कि जिसका बीएमसी से कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, इस इलेक्शन में जो मुद्दे उठाने चाहिए वो छोड़ के बाकी सारे मुद्दे सामने ला रहे हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसका कोई मायना नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि 10 साल में सेना बीजेपी ने क्या किया, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, जो दिखा नहीं पा रहे कि क्या किया, इसलिए बाकी सारे मुद्दे सामने ला रहे हैं। पिछली दफ़े जब हमने आपसे बात की थी तब आपने ये कहा था, पिछली दफ़े जब आज़ाद मैदान के ऊपर आपकी एक रैली थी, उसके दौरान हम आपसे मिले थे, तब आपने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सेना की जब सरकार आई, या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें सिर्फ एक ऑनेस्ट आदमी था जिसका नाम था बाला साहब ठाकरे जी। क्या अब भी आप यही मानते हैं? जी बिल्कुल। बाहर निकल करके एक अच्छी तरह स्टडी करके उसकी। जी बिल्कुल। भी आप यही बात? देखिए, पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ भी हो, लेकिन ऑनेस्टी एक बात होती है, और उस आदमी में वो ऑनेस्टी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोज़ डेली फंक्शन जो होते हैं, कॉरपोरेशन हो या बाकी पार्टी हो, या वो बाला साहब अभी देखते नहीं, बराबर है, तो वो एक अलग जगह पे है, और ये बाकी सारे उनके ऊपर जो मज़ा करने वाले बाकी जो बैठे हैं, इनके हाथ में देके क्या फ़ायदा है? इन्होंने इनके हाथ में 10 साल दिए, 10 साल में क्या किया इन्होंने? दिन ब दिन मुंबई बिगड़ती जा रही है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, और ऐसे सिचुएशन में आप कैसे उनके हाथ में दे सकते हैं? एक मुद्दा जो है वो हर एक के जहन में है। बीएमसी इलेक्शन में कोई भी वोटर जब भी कुछ वोट करने के लिए जाएगा, एक चीज़ का वो ज़रूर जवाब चाहता है, जो जवाब एक तरीके से, भरोसेमंद तरीके से अभी तक मिला नहीं जी, वो है कि 2005 26 जुलाई का एक्सप्लेनेशन क्या है, मुंबई क्यों डूबी? इतना ज़रूर है, चलिए इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, 975 मिलीमीटर बारिश हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रेस्क्यू वर्कर्स कहाँ थे? बाकी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो कहाँ थी? टेलीफोन लाइंस काम नहीं कर रही थी, बिजली काम नहीं कर रही थी, उसके अलावा इतनी ज़्यादा असुविधा हुई लोगों को
ये पूरा का पूरा शहर डूब गया जी। इसका अभी तक एक्सप्लेनेशन मिला नहीं जी, इसका कारण है कि इस शहर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है जिस तरह से देखना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा है कि रोड अगर बनाना है तो रोड आप जब भी बनाते हैं तो कोई आता है, खोद देता है, फिर टाइल लगाते हैं, वापस कोई आता है, वापस शुरू कर देता है, वापस टाइल लगाते हैं। ये जितनी सारी एजेंसीज है, फिर MTNL हो या BST हो या जितनी भी सारी एजेंसी है, इन सारे लोगों को एक साथ बिठा के अगर आने वाली 25-50 साल की सोच के अगर रोड्स बनाए, फुटपाथ बनाए तो ये सारी मामले आएंगे नहीं। दूसरी बात, जो ड्रेनेज सिस्टम जो है इस शहर की, जो नाले हैं, सारी चीज़ें, इसके ऊपर झोपड़पट्टी बनी। अभी इसके ऊपर झोपड़पट्टी किन लोगों ने बनाई? आज तक एक भी वार्ड ऑफिसर, आज तक उसको पनिशमेंट नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। ये कॉरपोरेटर्स, वार्ड ऑफिसर्स और ये सारे लोग इन लोगों को लाते हैं, पैसे खाते हैं और बाकी इन लोगों को ये स्लम बढ़ती जा रही है। और जब ये स्लम बढ़ती जाएगी तो पानी जाएगा कहाँ से? और इनका किसी का ध्यान नहीं है। आज भी बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे झोपड़पट्टी हो रही है, किसी को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं लगती। और शायद ये दुनिया का पहला शहर होगा जहाँ पे फ्लाईओवर के ऊपर भी पानी जमता है। जी जी बिल्कुल। नहीं, क्या होता है, जो एक जिसको पैरामीटर्स हम लोग बोलते हैं जी, वो इन्हें करते समय जो बनाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको किसी भी तरह का, किसी भी लेवल पे डर नहीं है किसी भी सिस्टम का कि मैंने अगर गलत काम किया तो मुझे पनिशमेंट हो सकती है। इस किसी भी चीज़ का अगर डर जिस शहर में ना हो या देश में ना हो, वहाँ पे काम कैसे अच्छा होगा? क्योंकि सबके हाथ एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपको कहाँ से फैसिलिटीज़ मिलेगी? और यही मेरा कहना है कि जो आज लोगों को इतनी परेशानियाँ हैं, सुबह घर से निकलने से लेके रात को घर आने तक, आप रास्ते पे चल नहीं सकते, फुटपाथ पे चल नहीं सकते, टैक्सी में बैठो या रिक्शा में बैठो तो ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक, इन सारी चीज़ों से जब वो ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस में परेशानियां हैं, ऑफिस से जब घर आता है वापस ट्रैफिक की परेशानियां हैं, अपने बच्चों को कहीं बाहर नहीं लेके जा सकता वो, अगर जाए तो कहाँ जाए? मॉल में। यानी आप यहाँ पे जिजामाता उद्यान इतना बड़ा एक 65 एकड़ की लैंड आज मुंबई शहर में है, उसका कितना फैंटास्टिक जू बन सकता है जी। 10 साल में इन लोगों ने कभी सोचा नहीं, किसी को लगा नहीं, आज वापस कह रहे हैं कि हम लोग ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे। सो मुझे लगता है कि इसकी तरफ जेन्युइनली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। राज ठाकरे जी, आपने बात करी कि जिस तरीके से जो नाले हैं, जो ड्रेन्स हैं, स्पेशली सबर्ब्स में जी, साउथ मुंबई में भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पेशली सबर्ब्स में जितनी भी झोपड़पट्टियाँ बनी हैं, ड्रेन्स के ऊपर बनी हैं जी। और आज ये बात की जा रही है कि 2000 तक के जो झोपड़े हैं उनको भी संरक्षण दिया जाएगा जी, ऐसा साफ तौर पर कहा गया है जी। गुरदास कामत जी ने भी ये साफ तौर पर कहा है, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं, भले वो जयंत पाटिल हों, सचिन बाबू अहीर हों, छगन भुजबल जी हों, जनाब RR पाटिल साहब हों, सब लोग यही बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि जी बिल्कुल। देखिए, मैंने 2000 का जो मुद्दा उठाया, लेकिन उस दिन ये मेरी मैनिफेस्टो में नहीं है, ये मेरे मैनिफेस्टो जो है मेरा उसमें नहीं है जी। वहाँ पे मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने उनको कहा 95, 2000 या अभी 2000 हो रहा है, सबको अगर लग रहा है तो 2000 के ऊपर सारी पार्टियाँ एक साथ अभी आ जाए और ये मामला खत्म करें, इसके ऊपर राजनीति ना करें। जहाँ तक के कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है या NCP का प्रश्न है या शिवसेना का प्रश्न है, NCP इस वक्त शायद इतनी ज़्यादा कंटेंशन में शायद है या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी अगर बात करें तो कांग्रेस वर्सेस शिवसेना की बात चल रही है, और आप जो हैं, यू आर being considered a force that will possibly affect the सेना, ये ऐसी बात हो रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, मुझे आपका वोटर और सेना का वोटर एक ही है? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी बहुत सारा वोटर मेरे पास आ रहा है। वोटर यानी कमिटेड वोटर एक अलग बात होती है, और जनरल वोटिंग करने वाली एक अलग वोटर एक कम्युनिटी होती है। आज जो साइलेंट वोटर जो है, जिसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था आज तक, ये 4 पार्टियां छोड़ के, उनको आज एक 5वां ऑप्शन उनके सामने खड़ा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कैंपेन मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं पब्लिक मीटिंग ले रहा हूँ, उसमें जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वोटिंग कभी करूँ या मैं जाऊँ, वो लोग अगर पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपके यहाँ का कैंडिडेट कौन है, अगर इस तरह के अगर फ़ोन कॉल्स अगर शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि चेंज हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाली इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा। यानी जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं वो नीचे उतर के आएंगे और
और मुझे कॉर्पोरेशन चुनाव में भी। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर आपको किसी भी तरह का चेंज अगर चाहिए तो उसकी शुरुआत आपसे शुरू होती है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। सो मुझे लगता है कि जो जितने भी वोटर्स हैं उन वोटर्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उतरना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए और चेंज लाना चाहिए। जब पिछली दफा हमने आपसे ये पूछा था कि हमें लग रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी कम और एनजीओ ज्यादा चला रहे हैं, अब आपका वो एनजीओ ही है या वो पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गया है? मुझे लगता है कि किसी धर्म के बारे में या किसी जात और इन सारी चीज़ों के ऊपर या किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना या पर्सनल एलिगेशन करना, अगर ये पॉलिटिक्स है तो मुझे नहीं करना। अगर लोगों के जो रोज़ की जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर अगर यानी कि सिविक प्रॉब्लम्स जिसे बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर अगर इलेक्शन लड़नी है और मुझे लगता है कि उसी के ऊपर इलेक्शन लड़नी चाहिए। और अगर मैं वो कर रहा हूँ उसे अगर आपको लगता है कि एनजीओ की तरह काम कर रहा हूँ तो एनजीओ की तरह काम कर रहा हूँ। नारायण राणे जी ने कल हमसे ये कहा कि बाला साहेब ठाकरे को तभी बाहर निकाला जाता है या बाला साहेब ठाकरे खुद बाहर आते हैं सिर्फ अपने बेटे का जो भविष्य है उसको संरक्षण देने के लिए जी, लोगों के लिए नहीं आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आप इस बात से सहमत होंगे क्या? देखिए, बात ऐसी है कि मालवण में उन्होंने कहा था कि मैं इसके बाद मैं किसी पॉलिटिकल या इलेक्शन कैंपेन में नहीं आऊँगा, और बाला साहब वापस इलेक्शन कैंपेन में आए। लेकिन जो भी कुछ आए वो उद्धव के लिए ही आए। आज जिस तरह से पार्टी में जिस तरह से एक क्या बोलते हैं उसे डाउनफॉल या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको संभालने के लिए वापस बाला साहब को आना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कहा जा रहा था कि सेना टूट जाएगी, बिल्कुल तितर बितर हो जाएगी। ऐसा हुआ नहीं है, सेना टूटी नहीं है। अभी तक जहां पर आप उसको छोड़कर गए थे, पहले नारायण राणे जी गए, आप गए, नारायण राणे जी को निकाला गया, आप भी तकरीबन बाहर आए। मुझे लगता है कि पार्टी वही है अभी बराबर। लेकिन जिस तरह से हमें फोन आते हैं, अभी ये जनरल मैं पॉलिटिकल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हमें शिवसेना के लोगों की तरफ से फोन आते हैं, अभी वहां पे कुछ लोग रुके हैं वो सिर्फ बाला साहब के लिए जी। अभी ये अगर कंडीशन है, बाकी सारे लीडर्स के बारे में कोई सोच नहीं रहा है वहाँ पे और किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अंदर से तो टूटी ही है। अभी जो कोई यानी कुछ बचे हुए अपॉर्चुनिस्ट है तो वो यहाँ वहाँ तो चलते रहते हैं। शिवसेना बनाने का एक मकसद था जी। यहाँ के जो लोग थे, लोकल जितने लोग थे, सिर्फ मुंबई के नहीं पूरे महाराष्ट्र के, उनका आइडेंटिफिकेशन था शिवसेना से। हर एक को ये सोच रहा था कि भाई ये हैं जो हमारी बात करते हैं। काफ़ी अपेक्षाएं थी लोगों की। फिर आपकी जब पार्टी बनी तो ये लगा कि शायद जो अब नई पीढ़ी है उनकी अपेक्षाएं आपके साथ होंगी, जैसे कि उस वक्त की नई पीढ़ी की अपेक्षाएं, उम्मीदें बाला साहेब ठाकरे के साथ थी। आप क्या समझते हैं कि आप खुद कितने खरे उतरे हैं लोगों की अपेक्षाओं को लेकर के? जी देखिए, मैं यहाँ पे जो उतरा हूँ, आप मुझे बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी निकालना ये कोई यानी कि सिंपल चीज़ है? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना क्या होता है मुझे मालूम है, क्या बना रहा हूँ मैं। फिर ये कदम मैं क्यों उठाता? यानी कि मेरा घर नहीं चल रहा था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मेरे खाने पीने के प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं पार्टी निकाला हूँ कि पार्टी निकालो बस भाई लोगों से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, इसके लिए मैंने पार्टी निकाली, जिसके लिए मेरा बिजनेस है ना। फिर ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? मुझे पैसे खाने इसलिए? मुझे इस तरह का पॉलिटिक्स तो करना नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं इन सारी चीज़ों से। जो लोगों को आज तक कभी उन्होंने सोचा नहीं या देखा नहीं, इस तरह की चीज़ें लोगों को साथ में लेके मैं करना चाहता हूँ। और जब भी मैं कभी प्रदेश जाता हूँ, वहाँ पे जब देश देखता हूँ, वहाँ के जब शहर देखता हूँ, शर्म आती है हमारे यहाँ के जब शहर देखता हूँ या हमारे शहर चलाने वाले जो लोग देखता हूँ तब। और ये क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है। अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अगर गुजरात में हो सकता है, आंध्र प्रदेश में हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनको विजन ही नहीं है। राज ठाकरे जी, आपसे ये सवाल पूछता हूँ मैं, तकरीबन 17.5 लाख लोग ऐसे हैं मुंबई शहर में जिनके पास टॉयलेट फैसिलिटीज ही नहीं हैं, जो सड़क को बतौर एज एन ओपन टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में 21वीं सदी में मुंबई शहर जो आर्थिक राजधानी है देश की, वहाँ पर क्या
ये सब होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है, ये जो पब्लिक टॉयलेट जो है वो बना सकते हैं ना, कितना बजट है आज कॉरपोरेशन का, लेकिन यूज किया इन्होंने, जितना भी बजट है सेना बीजेपी ने 50% भी यूज नहीं किया, क्योंकि मालूम ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं है कहाँ पे क्या करना चाहिए। यानी अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें आए तो पूरी मुंबई का अगर नक्शा बनाए तो आज पकड़ लीजिए, एक साल, पहला साल ये पॉकेट के ऊपर ध्यान दे, ये एरिया के ऊपर, दूसरे साल ये एरिया के ऊपर, तीसरे साल ये एरिया के ऊपर, चौथे साल ये एरिया के ऊपर, ऐसे ही करके आगे जाना चाहिए। लेकिन प्लानिंग ही नहीं, टाउन प्लानिंग नाम की कोई चीज़ होती है, लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कैसे आते हैं, इसकी कोई सोच ही नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं तब जाग उठते हैं और बाकी दिन बस इनकमिंग फ्री। आज की तारीख में मुंबई शहर में जो ज़मीन के रेट्स हो रहे हैं, जी, आप खुद रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, आपको खुद को पता होगा, हम लोगों से ज़्यादा पता होगा। कफ परेड में ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, एक फ्लैट 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट पे जी बिका, 1,10,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे, यानी 3,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट था, तकरीबन 30 करोड़ रुपए का बिका है। जी, उसके अलावा अगर आप सेंट्रल से लेकर के सबर्बन तक भी अगर चले जाएं, सबर्ब्स तक भी अगर चले जाएं, यहाँ तक के वेस्टर्न सबर्ब्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ईस्टर्न सबर्ब्स में भी ज़मीनों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आखिरकार मुंबई कर जो है वो रहेगा तो कहाँ रहेगा? मुंबई कर कहाँ रहेगा? कहीं वो घर खरीद सकता है क्या? अगर वो झोपड़पट्टी नहीं बनाएगा तो क्या करेगा वो? नहीं, बात सिर्फ झोपड़पट्टी की नहीं है ना, बात वो मुंबई कर की नहीं है। ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, आप इसमें परसेंटेज देखिए कि बाहर से आने वाले लोग झोपड़ी में कितने हैं, बराबर है। मुंबई कर थोड़ी यहाँ पे झोपड़ी में रहता है, उसके तो घर है ही ना। और बात रेट की है ना, देखिए जैसे कि जब कोई चीज़ कम हो जाती है ना, उसी का रेट बढ़ता है। जी, अगर हीरे कम मिलते हैं, हीरा, इसलिए उसका रेट उतना होता है। पत्थर कहीं भी आपको दिखाई देता है, इसलिए उसका रेट कुछ नहीं है। सो जो चीज़ कम होती है उसका तो रेट बढ़ेगा ही। और आज पूरे देश में से देख रहा हूँ मैं कि लोग रहने के लिए कम आ रहे हैं, यानी झोपड़ी में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फ्लैट्स में रहने के लिए कम आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स ज़्यादा है कि एक इन्वेस्टमेंट करके रखें। जी, इसके लिए ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और पूरी देश से आ रहे हैं लोग। हैव यू थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम? ये इस समस्या के बारे में आप लोगों ने कोई सोच? जी, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है जी वो है पानी का। यानी जब भी इलेक्शन, जब ये सीसी ओसी जब देते हैं कॉरपोरेशन में, तब पानी यानी वाटर डिपार्टमेंट का आदमी नहीं बैठता वहाँ पे। और वाटर डिपार्टमेंट को अगर बिना कंसल्ट किए अगर आप सामने आगे जाएंगे तो कैसे होगा? यानी परसों मैं ठाणा में था, एक 20 माले की बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंगें थी, उसके नीचे में था, वो कह रहे हैं कि पानी का प्रेशर नहीं है। अभी 20 माले की बिल्डिंग में भी पानी का प्रेशर नहीं है, झोपड़पट्टी में भी नहीं है, चौल में भी नहीं है, तो फिर कहाँ जा रहा है पानी? पानी का जो वेस्ट हो रहा है, आज भी देखिए मुंबई में जो पाइपलाइन आती है, मुंबई जो पीने की पानी की, उस पूरी पाइपलाइन को लग के 40,000 झोपड़े हैं। ये कैसे कब बढ़े? 10 साल किसी ने क्यों नहीं सोचा कि ये क्यों बढ़ रहे हैं? कल पकड़ लीजिए उस पाइपलाइन को कभी कुछ हुआ जी, इस शहर में एक बूंद पानी आएगा क्या? और जो अपने अपने गांव से बाहर से जो आए हैं वो तो यहाँ पे पानी नहीं है, चलो अपने गांव चले जाते हैं, यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? और इन सारी चीज़ों की कोई सोच नहीं रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है या करना नहीं है, क्या मुझे मालूम नहीं। और इन सारे प्रॉब्लम्स को लेके मैं लोगों में आ रहा हूँ, ये सामने आ रहा हूँ। 1995 में आपकी सरकार आई, आप उस वक्त वहीं थे। जी, नहीं, बराबर। मैं ये सवाल आपसे दोबारा पूछता हूँ, तब भी आपने ये सवाल जरूर रेज किया होगा कभी? कहीं ना कहीं आपने ये सवाल तो रेज किया ही होगा। प्रॉब्लम ये है कि मुंबई कॉरपोरेशंस, ठाणा कॉरपोरेशंस, मुझे कभी इन्वॉल्व किया ही नहीं किसी ने। मुझे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर निकालते थे और इसी से मैं परेशान हुआ कि मैं देखिए, मेरी जब मैं स्पीच देता हूँ या कुछ भी बात करता हूँ तो वहाँ पे कमिटमेंट की बात होती है। अभी मैं कमिटमेंट दूंगा किनके ऊपर? इनके ऊपर। ऐसे थोड़ी होगा, वो काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में मैं उनके लोगों के सामने कैसे जाऊं? यहाँ पे मेरी पार्टी है, कमिटमेंट मैं दे रहा हूं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर लोगों के सामने जाना है तो मुझे जाना है, तो वहां पे कमिटमेंट किसके लिए दे दूं? तो मान लीजिए अगर बीएमसी चुनाव में, अगर सिर्फ बीएमसी की बात करें, अन्य महानगर पालिकाओं की बात ना करें, बीएमसी चुनाव में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आपकी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पानी की होगी। पानी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी वाटर।
नहीं, पानी, रोड्स, ट्रैफिक, आई थिंक ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस शहर के लिए, मुंबई, खास करके मुंबई शहर के लिए। ट्रैफिक की हालत क्या होती है, लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा गाड़ी में बैठे रहते हैं, और लोग क्या, मैं भी बैठे रहता हूँ, यहाँ से वहाँ घूमते समय मैं भी बैठे रहता हूँ। और ख़ास करके इन सारे ट्रैफिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है औरतों की, महिलाओं की प्रॉब्लम बहुत गंभीर है कि अगर कहीं उनको अगर टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए जाना है तो कहीं बाथरूम नहीं, कुछ आउटलेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे शहर में वो रोज़ इतनी महिलाएं ट्रैवल करती हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, इसकी तरफ कोई सोच ही नहीं रहा। ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, इसकी तरफ अगर कोई सोचेगा नहीं कैसे होगा। 3-3 घंटा गाड़ी में बैठना, 4-4 घंटा गाड़ियों में बैठना, सफ़र करना, उसके बाद घर पे आ जाना, यानी वो सफ़र तय करना, एक तो ट्रेन का सफ़र तय करो, उससे रिक्शा का सफ़र तय करो, कहाँ तक जाएंगे, परेशान होके घर में आ जाते हैं। हेल्थ सर्वे किया है हम लोगों ने, और 80% लोगों को, 80% लोगों को उनको मानसिक बीमारी यानी हाइपरटेंशंस और इन सारी चीज़ों की बीमारी, ये जो टेंशन्स लेके जो शुरुआत होती है रोज़ दिन की, और टेंशन लेके रात को सोते हैं, ये मुंबई की जनता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इनमें सारी चीज़ें आ गई। अगर आप मार्केट में चले जाओ तब भी आपको प्रॉब्लम है, आप चल नहीं पाते, फुटपाथ नहीं है, रोड्स नहीं है, कहीं कुछ नहीं, ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुंबई शहर में। और डिसिप्लिन नहीं है जी, कहीं भी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, कहीं भी लेन कटिंग कर देते हैं, कहीं भी कैसे भी गाड़ी चला देते हैं, और ख़ास करके टैक्सियाँ और रिक्शाज। और इनको किस तरह, अभी जैसे मैंने बीच में आर पाटिल जी को मैंने मिला था, मैं एक 1.5 साल पहले, और उनको मैंने कहा था एक कमेटी बनाई है जिसके ऊपर आप, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप पसरिया साहब है जिन्होंने डॉक्टरेट ली है इस ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर, आप उनको बताइए और हेवी पनिशमेंट कीजिए। जो रॉन्ग पार्किंग करेगा या सिग्नल तोड़ेगा या लेन कटिंग करेगा या जो भी कुछ होगा। आप देखिए आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे फर्स्ट लेन से आज बसें जा रही है, ट्रक जा रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि कहाँ से किस तरह से गाड़ी चलानी है और किस तरह से क्या करना है। वन वे में घुस जाते हैं क्योंकि नए जो लोग आए हैं। आर पाटिल साहब ने क्या कहा, मैं पूछताछ करके आपको बताता हूँ। ये हर वक्त का उनका जो होता है। शरद पवार जी के भी काफी कमेंट आए आपके ऊपर, मेरे ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर, भाई अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो क्या। पवार साहब भी कभी कभार बच्चे ही थे ना, यानी ये तो शुरुआत ही होती है। जब वो पॉलिटिक्स में आए तब बच्चे ही थे, तब यशवंतराव चौहान साहब थे, वसंतदादा पाटिल थे, उनके सामने तो वो बच्चे ही थे। तो ये तो शुरुआत होती है, अभी कौन किसको बच्चा माने अभी की। क्या आगे चल करके कभी ऐसा होगा राज ठाकरे जी, और ये मेरा आखिरी सवाल है जी, और ये मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि आगे चल करके या तो सेना का विलय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में हो जाएगा, शिवसेना का, या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार फिर शिवसेना में चली जाएगी। एक बार फिर का मतलब है आप चले जाएंगे शिवसेना में, क्या कभी ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से अगर देखिए, वो दूसरी तरफ से मुझे नहीं मालूम, वो उनकी पार्टी है, लेकिन मेरी तरफ से किसी भी तरह का इस तरह का विलीनीकरण कभी नहीं होगा मेरी तरफ से। अगर ऐसी कभी यानी कि ऐसा कभी वक्त ना आएगा भी नहीं, मैं आने भी नहीं दूंगा वो बात, लेकिन कभी अगर ऐसा वक्त आए तो मैं पार्टी बंद कर दूंगा। लेकिन इस तरह का किसी भी चीज़ का विलीनीकरण मेरे से नहीं होगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है या एनसीपी का सवाल है, मान लीजिए कि, और दूसरी बात बोलता हूँ जी बताएं। इन सारी चीज़ों में कल भी मैं बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ मैं आपको, कि बाला साहब के बारे में मेरी जो श्रद्धा है वो अलग है, लेकिन जो पार्टी लोग चला रहे हैं उनके लिए कौन सा विलीनीकरण। राइट, वन फाइनल क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक द वोटर्स टू डू? कोई वोटर्स के लिए, अपार्ट ऑफ कोर्स फ्रॉम वोटिंग फॉर योरसेल्फ, कोई खास मैसेज है आपका? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपके शहर में अगर चेंज चाहिए तो आपके वोटों में भी चेंज चाहिए, वोट में भी चेंज चाहिए। तो वो वोट आप एक बार चेंज करके देखें और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक बार टेस्ट करके देखें। राइट, थैंक यू वेरी मच राज ठाकरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर हमें निमंत्रण देने के लिए और हमसे बात करने के लिए और शिवाजी पार्क के सामने बैठने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो रोज़ ही बैठते हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, सो नाइस ऑफ यू। जस्ट बिफोर वी एंड, वन लास्ट बिट, आपकी हर एक मीटिंग में देखा गया लोगों में उत्साह बहुत था जी, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स करी हैं आपने, लोग ज़रूर आ रहे हैं देखने के लिए आपको।
But how will you ensure that all this crowd is actually converted into votes? How will you ensure that? कैसे है राजू जी, मैं इसके पहले मैं अमेरिका में किसी आईटी बिजनेस में काम कर रहा था और आज ही मैं मुंबई आके मैंने पॉलिटिकल पार्टी मैंने शुरुआत की है। सो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लास्ट 20 साल से लोग देख रहे हैं मुझे। तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि यार ये राज ठाकरे कौन आया है देखते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो लोगों ने देखा हुआ है। सो आज जो लोग मेरे पब्लिक मीटिंग में जो आ रहे हैं और जिस तरह से वो उनके देखिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सो मुझे एक फेस के ऊपर जो रिएक्शन आती है, जो इम्प्रेशन आता है या एक्सप्रेशन जो होते हैं, वो मुझे पता चलता है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो कुछ कमिट करके आए हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। Right, wonderful. Thank you so much, sir. Thank you so much for meeting us over here, and thank you so much for talking.